हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th के चैप्टर ऑसिलेशंस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आज हम साथ में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं। हमारे पास में सबसे पहले दो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर हमें किसी ऑसिलेशंस के लिए या किसी साइकिल्स के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इजीली टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं उस ऑसिलेशन के लिए या फिर उस वन साइकिल के लिए। अगर मान लिया हमारे पास में हमको फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू की वैल्यू दी गई है, न्यू से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं। अब मान लिया हमारे पास में 20 हर्ट्ज दी गई है यहाँ पर वैल्यू, या फिर 20 पर सेकेंड दी गई है। हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड को हम टी के थ्रू यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? t इक्वल्स टू 1/न्यू यानी कि 1/फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/20 इतना सेकंड्स आ जाएगा। इसको आप फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी ऑसिलेशन के लिए, किसी भी साइकिल के लिए टाइम पीरियड। या फिर अगर आपके पास में टाइम पीरियड की वैल्यू आपको गिवन है, आपको न्यू की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और फिर क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ने वाली है मान लिया, तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो आपके पास में एक और फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, न्यू इक्वल्स टू 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगी 1/टाइम पीरियड के। और ये तो आपको पता ही है, टाइम पीरियड के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है, और फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है हर्ट्ज या फिर पर सेकंड। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि ओमेगा के लिए। ओमेगा के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा के थ्रू हम लोग बता रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। और साथ ही साथ आपको फॉर्मूले में दिख ही रहा है कि इसका रिलेशन किसके साथ में दिखाया जा रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है उसके साथ में। तो न्यू के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को और टी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और फिर फर्दर कुछ और भी कैलकुलेट करना हो सकता है, लेकिन उसमें जरूरत है हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताने की, और हमारे पास में या तो टाइम पीरियड है या फिर न्यू की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको गिवन है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t या फिर ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लिया हमारे पास में अगर किसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है कुछ इस तरीके से 4 सेकंड्स का, और हमको वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2π/t यानी कि 2π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 4 कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो ये आ गया आपके पास में π/2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। या फिर इसी तरीके से अगर आपको किसी क्वेश्चन में दी गई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कि न्यू की वैल्यू मान लिया 50 हर्ट्ज दी गई है आपको, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 50 हर्ट्ज या फिर 50 पर सेकेंड भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वहां पर अगर आपको कैलकुलेट करनी है ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2π न्यू का यूज करेंगे। ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2π इंटू न्यू की वैल्यू है 50 पर सेकेंड या फिर 50 हर्ट्ज, तो आपके पास में आ जाएगा 100π रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल से बहुत ही इजी से फॉर्मूले हैं और ये हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली हमको इन वैल्यूज की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमको जरूरत पड़े ताकि हम क्वेश्चन को आगे अच्छे से सॉल्व कर पाए उसके लिए। बाकी ये तो हमको मालूम पड़ ही गया कि ओमेगा के लिए यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए, रेडियन पर सेकेंड होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो तब डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन या फिर एक्सेलरेशन फंक्शन, या फिर अगर कोई सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस के लिए हमको टाइम पीरियड बताना है, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे, इन सारे ही फॉर्मूले के थ्रू हम लोग एक एक करके इनको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं, जो कि है xt इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई।
नेक्स्ट है वेलोसिटी फंक्शन। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो हम लोग उसके लिए जो वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो जनरल सी बात है, ये आप लोग को पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट का d/dt अगर हम करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाता है ना। तो इसी फंक्शन का हमने अगर d/dt कर दिया तो हमारे पास में वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा। तो अब हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी vt = -ω/a sin ω/t+φ। तो एक बार इन चारों ही इक्वेशंस को देख लेते हैं, उसके बाद इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि सबके लिए ये सिमिलर ही है कि ये क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है at = -ω²a cos ω/t+φ। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एसिलरेशन के लिए बात कर रहे हैं। और एसिलरेशन हमको पता ही है d/dt ऑफ v, यानी कि वेलोसिटी का अगर d/dt हम लोग कर देंगे तो हमारे पास में एसिलरेशन के लिए क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी जो कि आ गई है -ω²a cos ω/t+φ। अब यहाँ पर हम लोग को पता ही है a cos ω/t+φ क्या होता है, xt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं at = -ω²xt। और xt यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो। अब देखिए टर्म्स क्या क्या बता रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए a के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, हम लोग बताते हैं एम्पलीट्यूड को। ओमेगा के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं, तो ये हमको पता ही है ऑलरेडी, इससे पहले हम लोग फॉर्मूला भी देख चुके हैं इसके लिए। तो ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी के थ्रू किस टाइम में वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ये हो जाएगा टाइम। फाई के थ्रू, तो फाई हम लोगों को पता ही है ये क्या होता है, फेज एंगल को डिनोट करता है। और ओमेगा टी प्लस फाई जो हम लोगों को यहाँ पर ये फंक्शन दिख रहा है ये क्या होता है, तो ये होता है फेज बोलते हैं। तो इस तरीके से सारे टर्म्स भी हमने डिस्कस कर लिए, इस टाइप से इक्वेशंस भी हमने डिस्कस कर ली किसी पार्टिकल के अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके लिए। तो अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और हम लोगों को ये तो मालूम ही है xt के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को। vt के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी फंक्शन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और at के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये हम लोग डिनोट कर रहे हैं एसिलरेशन फंक्शन को। तो ये दोनों ही जो at के थ्रू हमने डिनोट किया है ये एसिलरेशन को बता रहा है। तो एक सिंपल सा जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन से रिलेटेड ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग जनरली अपनी एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में या फिर अपनी एग्जाम्स में भी देख पाते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास में कोई फंक्शन हमको गिवन है xt = कुछ इस तरीके से 3 cos, ये मैं जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसे ही मान रही हूँ, ठीक है, तो हम लोगों ने बस जस्ट इसको माना है। सो 3 cos 20t + π/2। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बताइए इन जो हमने इक्वेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। मान लिया ये आपसे क्वेश्चन में आ गया तो आप कैसे बताओगे, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास में इसको सबसे पहले आप कंपेयर करोगे जो हमारे पास में इक्वेशन होती है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो तब जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हम लोग लिखते हैं जो कि हमने इस वाली इक्वेशन के थ्रू लिखा है, आप उससे कंपेयर करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा a cos ω/t + फाई के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आप बता पाएंगे इजीली क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 20 रेडियन/सेकंड, कुछ इस तरीके से। ये मैंने माना है जनरल सी वैल्यूज। अब ओमेगा की वैल्यू आपके पास में है तो आपने एक फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा है कि अगर आपसे क्वेश्चन में मान लिया, ऐसा पूछ लिया कि आप फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे बताएंगे, आपके पास में फॉर्मूला है ओमेगा = 2πν, है ना। सो ν = ω/2π के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी बता देंगे। या फिर आपके पास में फॉर्मूला है 2π/t, आपको टाइम पीरियड बताना है, ओमेगा आपको पता चल गया है तो आप t = 2π/ω के थ्रू टाइम पीरियड भी बता सकते हो। तो आप इन सारे फॉर्मूले को इंटरकनेक्ट करते हुए इनका यूज कर सकते हो और फर्दर क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और किसी क्वेश्चन में उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है, तो तब जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो E = काइनेटिक एनर्जी + पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमको पता ही है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग E के थ्रू क्या शो कर रहे हैं, E है यहाँ पर टोटल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप लोग बोल सकते हैं। K के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास में क्वेश्चन में हमारे पास में मास होगा, उस पार्टिकल का वेलोसिटी या फिर स्पीड दी गई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं K = ½ mv² के थ्रू।
वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी यू के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और किसी भी पार्टिकल के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके पास में, वो हो जाती है हाफ kx²। और यहाँ पर k के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो k के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, और साथ ही साथ हम लोग को ये मालूम ही है कि x के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो x बताता है डिस्प्लेसमेंट या फिर उसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ है उस पार्टिकल की उसको। तो किसी क्वेश्चन में अगर हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी ऐसी किसी पार्टिकल के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जो कि क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और अगर हमारे पास में मास, स्पीड, स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इनकी वैल्यूज होंगी तो हम इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इनको ऐड कर सकते हैं या फिर सम कर सकते हैं इनका, तो तब हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है T = 2π√L/g। सो यहाँ पर T के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, T के थ्रू हम लोग बताते हैं टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए। तो ये किसका केस चल रहा है, ये बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हम लोगों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है उसके ऑसिलेशंस का, तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं T = 2π√L/g, और ये फॉर्मूला होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमेशा। यहाँ पर L के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो जो भी उस स्प्रिंग की लेंथ होगी उसको हम लोग डिनोट करते हैं। G हम लोगों को मालूम ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, तो आपको ध्यान से इनको अच्छे से रिवाइज करना है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लीनियर ऑसिलेटर से रिलेटेड। अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है और वो ऑसिलेट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुक्स लॉ, तो वहां पर अगर हमको रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में और वहां पर फोर्स कांस्टेंट और जो उस पार्टिकल की पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन होगा, तो उन दोनों का ही हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो कि रिलेशन क्या है, F = -k × x। तो अगर आपके पास में F की वैल्यू है, आपके पास में k की वैल्यू है, तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास में F की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो आप वहां पर फोर्स कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपके पास में फोर्स कांस्टेंट और x दोनों की ही वैल्यू है, तो आप नेगेटिव साइन के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपके पास में फोर्स जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर F के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। साथ ही साथ K के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं फोर्स कांस्टेंट को, और इसी को कभी कभी स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसी को ही कहा जाता है। साथ ही साथ x के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं उस पार्टिकल की पोजीशन या फिर कितना वो डिस्प्लेस हुआ है उसको, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास में लीनियर ऑसिलेटर के लिए ही फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ω = √k/m। तो यहाँ से आपके पास में 3 फॉर्मूले बन के आ जाएंगे। अगर आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, तब आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा m = k/ω²। वैसे ही अगर आपको k की वैल्यू यानी कि फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, सो k = हो जाएगा ω²m। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको 2 क्वांटिटीज दी गई हैं, यानी कि अगर आपके पास में m और ω की वैल्यू है तो आप k कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास में अगर m और k की वैल्यू है तो आप ω कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास में k और ω की वैल्यू है तो आप मास ऑफ द पार्टिकल भी बता सकते हैं। तो टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ω के थ्रू तो हम लोग इस लीनियर ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। k हम लोगों को मालूम ही है, ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको हम लोग बोल लेते हैं, तो ये हो गया। और साथ ही साथ m हमको पता ही है कि ये क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल हो गया। वैसे ही अगर हमको टाइम पीरियड बताना है उस लीनियर ऑसिलेटर के लिए और हमारे पास में मास है उस पार्टिकल का k यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में है, तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं T = 2π√m/k का। तो यहाँ पर जो एक नया टर्म है वो उस ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के लिए है जिसको हम कैपिटल T के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास में k की वैल्यू, m की वैल्यू दोनों ही वैल्यूज होंगी, तो तब हम इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। या फिर टाइम पीरियड पता होगा, k की वैल्यू पता होगी और हमको मास बताना
होगा तभी भी इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड पता होगा, मास पता होगा, हमको वहां पर फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताना होगा तो भी हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो नेक्स्ट फॉर्मूले हम लोग रिवाइज करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हमको डैम्पिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो एफ डी इक्वल्स टू माइनस बी इंटू वी के थ्रू हम लोग इस रिलेशन को शो करते हैं। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू दे दी गई हो और वेलोसिटी दे दी गई हो उस ऑसिलेटर के लिए, तो आपको वहां पर डैम्पिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो, यानी कि बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो भी आप कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज। अगर आपके पास में एफ डी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं उस ऑसिलेटर के लिए, या फिर आपके पास में डैम्पिंग कांस्टेंट है और वेलोसिटी है उस ऑसिलेटर की, तो आप डैम्पिंग फोर्स तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो देखिए यहां पर एफ डी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, हम लोग डिनोट कर रहे हैं डैम्पिंग फोर्स को। बी के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं डैम्पिंग कांस्टेंट को, और v के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो उस ऑसिलेटर की वेलोसिटी को हम लोग v के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या फिर इसके लिए इक्वेशन है। अगर हम किसी डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करें उस केस में, तो हमारे पास में है एक्स टी इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई। तो एक्स टी के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट करेंगे, हम लोग बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को। b हम लोगों को मालूम ही है, b क्या होता है, तो ये हो जाएगा डैम्पिंग कांस्टेंट t के थ्रू जिस टाइम में वो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या फिर डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली टाइम लिख देती हूँ, और ओमेगा डैश यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है किसकी, उस डैम्प्ड ऑसिलेटर की। और साथ ही साथ ये हम लोगों को मालूम ही है कि फाई के थ्रू हम लोग क्या शो करते हैं, फेज एंगल शो करते हैं। और अब क्या बचा इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास में m बचा है, तो m क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल का मास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बन गया डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए एक्स टी इक्वल्स टू ए ई, यानी कि ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई। और ये पूरा का पूरा जो हमको टर्म नजर आ रहा है ओमेगा डैश टी प्लस फाई, ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी फेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा डैश हम लोग देख रहे थे उसका फॉर्मूला है। अगर हमारे पास में किसी क्वेश्चन में हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए कैलकुलेट करनी है और हमारे पास अदर क्वांटिटीज लाइक हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमारे पास में डैम्पिंग कांस्टेंट है, हमारे पास में उस पार्टिकल का मास दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा डैश इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं, ये हम लोग को पता ही है कि हम किस किस के थ्रू डिनोट या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओमेगा डैश तो क्या हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। के हम लोगों को यहाँ पर मालूम ही है कि के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को या फिर फोर्स कांस्टेंट को। एम हमको पता ही है, मास ऑफ द पार्टिकल। बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा डैम्पिंग कांस्टेंट, और बाकी ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला। तो इससे आप अदर क्वांटिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, लाइक अगर आपको मास ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करना है, आपके पास में के बी और ओमेगा डैश की वैल्यू है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन का वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी होगी और वैल्यूज रखेंगे। सिंपली फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वैल्यूज पुट करेंगे और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए लास्ट हम लोग बात करते हैं, अगर किसी भी डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वहां पर हम लोग ई टी इक्वल्स टू 1/2 के ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपॉन एम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो यहाँ पर ई टी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग डिनोट कर रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस डैम्प्ड ऑसिलेटर या फिर इस पूरे के पूरे सिस्टम की, जो कि इक्वल टू है हाफ के ए स्क्वायर ई यानी कि एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी अपॉन एम के। बी आपको पता ही है डैम्पिंग कांस्टेंट है, टी आपको पता ही है टाइम है, एम आपको पता ही है मास ऑफ द पार्टिकल है, ए आप लोगों को पता ही है, ए के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, और साथ ही साथ के हम लोगों को पता ही है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट को शो करता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए बतानी होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो अब हम बात करेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन कब होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है, जनरली छोटे क्वेश्चन में, या फिर हम लोग को वैसे भी मालूम होना चाहिए किसी क्वेश्चन में हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है।
है। तो जब भी किसी भी ऑसिलेशन के टाइम में जो उसकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू हो जाए जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में उसके, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रेजोनेंस की कंडीशन है। और तब एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट हो जाता है या फिर सबसे ज्यादा हो जाता है जब ये दोनों ही फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम लोग इस केस में क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी ओमेगा डी है वो एक्ट कर रहा है किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम पर विद नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करेगा विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी के साथ में। और जो एम्पलीट्यूड होगा इन ऑसिलेशंस का वो ग्रेटेस्ट होगा कब, जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। सो आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले हमने साथ में डिस्कस किए वो आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और आप उनका यूज करेंगे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जिसमें हम रिवाइज करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।